मैं अभय नारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमए तृतीय सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे पढ़ करके और सुन करके आप लाभान्वित होंगे। एमए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र का बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विचार होगा लेनिन का। लेनिन 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 एक विचारक है जिनका समय काल 1870 से 1924 ईस्वी माना जाता है। लेनिन के अंतर्गत खास बात यह है कि ये मार्क्स का पक्का अनुयायी था, सच्चा अनुयायी था। यानी मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप में लागू करने का कोई कार्य किया तो लेनिन ने किया। और जैसा कि आप जानते हैं 1917 में क्रांति हुई थी रूस में क्रांति हुई थी, तो मार्क्स के विचारों के आधार पर ही लेनिन की ये देन थी, जिसकी वजह से रूस में क्रांति हुई। लेनिन एक ऐसा विचारक था जिन्होंने मार्क्स के विचारों को कैसे किसी देश में लागू किया जाए, जो मार्क्स का कंसेप्ट था समाजवाद के बाद साम्यवाद, तो समाजवाद के मार्क्स के विचारों को कैसे किसी देश में लागू किया जाए, इसके लिए लेनिन ने कार्य किया। और लेनिन मार्क्स के विचारों के लिए संवादी दल का गठन, क्रांति का सिद्धांत, और इसके अलावा उन्होंने एक केंद्रवाद की भी बात किया, जो सर्वहारा दल के लिए संवादी दल की जो व्यवस्था किया गया, उसमें सर्वहारा को एक अधिकार दिया कि वही इसमें सम्मिलित होंगे और पूंजीपतियों का पूरा सफाया करेंगे। पूंजीपतियों के सफाया के लिए मार्क्स के क्रांति के सिद्धांत को भी उन्होंने स्वीकार किया। वो कहा कि क्रांति के माध्यम से साम्यवाद की स्थापना होगी, जो हमारे यहाँ शोषक हैं उनकी एक सरकार होगी। मार्क्स के विचारों से थोड़ा सा लेनिन के विचार में अंतर ये है कि मार्क्स ने केवल मजदूरों की बात किया, और उन मजदूरों को बात किया जो कल कारखाने में काम करते हैं, लेकिन लेनिन ने किसानों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। किसान को भी सम्मिलित करके और कहा कि शोषण जो है, जो सर्वहारा वर्ग है उसका हो रहा है, तो उसमें मजदूरों का भी हो रहा है, किसानों का भी हो रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूस में पूंजीपतियों का एक वर्चस्व स्थापित हो गया है। एक साम्राज्यवाद की परिकल्पना के आधार पर साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा है, साम्राज्यवादी ये देश है, और इसकी सफाया नितांत आवश्यक है। इसके लिए आह्वान किया कि हमारे सर्वहारा वर्ग को आगे आना चाहिए और क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों को सफाया करना चाहिए और एक अपनी सरकार बनाना चाहिए। और सरकार बनाने के बाद पूंजीपति की इतनी पतन करना चाहिए, इतनी सफाया करना चाहिए कि फिर वो उठ ना सकें और समाजवाद की स्थापना हो। समाजवाद का अंतिम कंसेप्ट उन्होंने साम्यवाद रखा। समाजवाद में उन्होंने दिखाया कि समाज की जो संपत्ति है उसमें संपत्ति पर अधिकार समाज का रहेगा, लेकिन समाजवाद के अंतर्गत वर्ग की बात कहता है कि वर्ग इसमें रहेगा और
दो प्रकार की वर्ग की बात करता है, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। लेकिन साम्यवाद में वो कहता है कि जब साम्यवाद की अवस्था आएगी तो कोई वर्ग रह ही नहीं जाएगा, सभी बराबर हो जाएंगे, इसमें वर्ग भेद नहीं रह जाएगा, शोषण का कोई जगह नहीं रहेगा, किसी कोई अन्याय नहीं होगा, जो जैसा करेगा वैसी उसकी मजदूरी मिलेगी और शोषण का कोई जगह नहीं रहेगा। लेकिन इसके पहले की जो अवस्था है समाजवाद की रहेगी, क्योंकि पूंजीपति वर्ग की जो अंतिम अवस्था है उसके बाद सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित होने के बाद यही अधिनायक तंत्र, यही संवादी दल के माध्यम से हमारे मजदूर और किसान सरकार बनाएंगे और समाजवाद की स्थापना करेंगे, और समाजवाद की स्थापना के बाद जब कुछ दिन तक शासन करेंगे तो साम्यवाद की स्थापना होगी। ये पहले रूस में संभव है, उन्होंने केवल वन नेशन की बात कहा कि ये रूस में सफल होगा, पहले एकाएक विश्व में सफल होना संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है ज़्यादा हैं, और इसके लिए रूस के में जब स्थापित हो जाएगा तो उसका अनुकरण अन्य देश के भी मजदूर साथ देंगे और क्रांति होगी, और क्रांति होने के बाद वहाँ भी धीरे धीरे साम्यवाद की स्थापना हो सकती है। लेकिन ये सपना उन्होंने कहा कि रखना ठीक नहीं है, पहले रूस में ही सफल बनाना आवश्यक है। अच्छा, लेनिन की कुछ रचित किताबें महत्वपूर्ण है जिसको उन्होंने लिखा, जैसे स्टेट ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसे स्टेट ऑफ रिवॉल्यूशन, इसकी महत्वपूर्ण कृति है। स्टेट का मतलब राज्य और रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति। राज्य और क्रांति की, राज्य के बारे में इसमें जो है चर्चा हुआ है कि किस प्रकार की सरकार होगी, कैसे होगी और उसका दायित्व क्या होगा। इसके लिए इस पुस्तक के अंतर्गत लेनिन ने लिखा। इसके अलावा स्टेट ऑफ रिवॉल्यूशन के अलावा लेनिन ने और भी अपने विचार दिए हैं, जिसमें लेनिन के विचार में जो महत्वपूर्ण विचार एक आता है वो है कि साम्यवादी दल में लोकतंत्र की स्थापना। वो क्या है? साम्यवादी दल में लोकतंत्र की स्थापना। इसमें ये कहा कि ये जो दल स्थापित होगा रूस में सर्वहारा वर्ग का, इस पार्टी में एक केंद्रवाद की स्थापना होगी और इस केंद्रवाद में केंद्र ऊपर के लोग जो है नीचे के लोग मानेंगे और उनकी बातों को सब लोग जो है समझेंगे। अल्पमत का अल्प वर्ग जो है उसकी बातों को भी माना जाएगा, छोटे वर्गों को भी माना जाएगा और सर्वसम्मत से सारी विचारों को मूल्यांकन करने के बाद लागू किया जाएगा और वो सर्वसम्मत से जो मत होगा, जो विचार बनेगा, जो ऊपर के लोग आदेश देंगे। लेकिन अनुशासन जो है पार्टी में रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई कमज़ोर वर्ग है वो आवाज़ उठा रहा है या अपना कोई विचार या परामर्श दे रहा है तो उसको हम अन्यथा ले लें। यानी निरंकुशता, पार्टी में निरंकुशता की बात जो है, जो लोग कहते हैं कि निरंकुश
निरंकुशता इसमें हो जाएगा। निरंकुशता उस प्रकार से निरंकुशता नहीं है, बल्कि उसके जगह पर अनुशासन की बात कहता है कि अनुशासित तरीके से उस चीज़ को मानना जरूरी है। यानी लोकतांत्रिक केंद्रवाद, यानी पार्टी में एक दलगत चुनाव भी होगा और एक दलगत स्थिति भी होगी, लेकिन उसमें पूंजीपतियों का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, केवल मजदूरों का, केवल किसानों का, केवल गरीबों का स्थान रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि लेनिन एक ऐसा विचारक है जिन्होंने दलीय प्रणाली से माध्यम से साम्यवाद विचारधारा को लागू करने का कोशिश करता है। और बाद में लेनिन के बाद हम देखते हैं कि स्टालिन जो विचारक होता है, लेनिन के ही बातों को कुछ संशोधन के द्वारा समय और परिस्थितियों के अनुसार लागू करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप देने का कार्य लेनिन करता है और साम्यवाद की स्थापना के लिए एक तर्क देता है कि कैसे स्थापित होगा। और उसके लिए मार्क्स के विचारों से और लेनिन के विचारों में अंतर ये है कि मार्क्स जो है ये कहता है कि पूंजीपत जो भी शोषित वर्ग है वो क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों को हटा देगा और एक ऐसा समय आएगा कि साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। लेकिन लेनिन कहता है कि इस प्रकार के कार्य करने में काफ़ी समय लगेगा और समय कम लगने के लिए सबसे आवश्यक है कि साम्यवादी दल की स्थापना किया जाए। और साम्यवादी दल में वही लोग होंगे जो मजदूर होंगे, किसान होंगे, शोषित होंगे और यही दल साम्यवाद की स्थापना के लिए कार्य करेंगे। पहले समाजवाद की स्थापना करेंगे, यानी जो साम्यवादी जो सर्वहारा क्रांति सर्वहारा लोगों के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से जो दल स्थापित होगा, वो उनकी जो सरकार स्थापित होगी वो समाजवादी होगी। और समाजवादी जो सरकार है वो समाजवाद के विचारों पर चल करके मार्क्स और लेनिन के विचारों के अनुसार वो साम्यवाद की स्थापना करेगा। साम्यवाद की स्थापना जब हो जाएगा तो रूस से शोषण ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेनिन ने ये जिक्र किया है कि पूंजीपति जो राष्ट्र हैं किस प्रकार से साम्राज्यवाद की माया फैलाते हैं। उन्होंने लिखा है, कहा है कि पूंजीपति जो अल्पविकसित राष्ट्र हैं उनको भी शिकार अपना बनाते हैं, उनसे कच्चा सामान लेते हैं और कम दाम में देते हैं और अधिक दाम में अपनी सामान को बेचते हैं, यानी उनका भी शोषण होता है। तो रूस में अगर सर्वहारा वर्ग आगे आता है और समाजवाद की स्थापना करता है तो अल्पविकसित राष्ट्र और शोषित राष्ट्र भी रूस के साथ खड़ा होंगे और अंतिम रूप से समाजवाद की स्थापना पूरे धीरे धीरे विश्व में सफल हो जाएगी। और हम देखते हैं कि 1991 ईस्वी तक, यानी गोर्बाचोव की सरकार जो थी 1991 में, तो उस समय तक रूस जो है किसी न किसी रूप में सोवियत संघ जो है उसका लीडरशिप भी किया मार्क्स के विचारों के अनुरूप। पूरे विश्व के उन साम्यवादी देशों को साथ लेकर के चला जो उनके विचारों के अनुरूप थे और विश्व में एक समाजवादी विचार का पताका फहरा भी और पूरे पूंजीपतियों से और समाजवादी विचारधाराओं के बीच शीत युद्ध कोल्ड वार जिसे कहते हैं चला। और हम देखते हैं कि 1991 में तक ये विचारधारा अपने आप में व्यवहारिक रूप से एक अपना संघर्ष करता रहा पूंजीपतियों के सफाया के लिए या पूंजीपतियों के हितों
के खिलाफ यानी शोषण न करें मजदूरों का या कमज़ोर लोगों का। इसके लिए ये समाजवादी विचारक या इस विचार को मानने वाले जो देश हैं इसके लिए संघर्ष किए और मजदूरों के, किसानों को, शोषितों के हित के लिए आवाज़ ही नहीं उठाए बल्कि विश्व स्तर पर उनके हितों का रक्षा भी किए और होना भी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि शोषण रहित समाज की स्थापना करना हो, शोषण रहित राष्ट्र की स्थापना करना हो तो मार्क्स के विचारों का अनुपालन करना चाहिए, लेनिन के विचारों को मानना चाहिए। क्योंकि पूंजीपति विचारधारा को ही केवल तरजीह दिया जाए तो समाज में वैमनस्यता होगी, न्याय संगत सरकार की स्थापना नहीं हो सकती है और समाज में एक शोषण जारी रहेगा और धनी धनी हो सकते हैं, गरीब गरीब हो सकते हैं। इसके लिए न्याय संगत यही होगा कि दोनों ही विचारधाराओं की जो अच्छाइयाँ हैं उनको लागू करने का कोशिश किया जाए। ऐसे में एक भारत आदर्शमय उदाहरण है कि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ उदारवादी विचारधारा की अच्छाई है उसको भी हम लोग स्वीकार किए हैं, वही समाजवादी विचारधारा की जो नियोजन से संबंधित बातें हैं उसको हम लोग स्वीकार किए हैं और दोनों ही विचारधाराओं के अच्छाइयों को हम लोग लागू करने का कोशिश किए हैं। इसलिए भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है और अथक हम लोगों का प्रयास जो है सफल भी होने वाला है। और इसके साथ हम एक लेनिन के बारे में और भी विचार थोड़ा सा बता सकते हैं। वो है कि लेनिन हमेशा मार्क्स के विचारों को हमेशा ये कहा कि मार्क्स के जो विचार हैं वो टोटल उनके सिद्धांतों को लागू अगर किया जाए तो अगर पूर्ण रूप से उनके सिद्धांतों पर न चल करके थोड़ा सा व्यवहारिकता की तरफ हम लोग चलें तो उसको लागू किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने तीव्रता लाया कि समय की तकाजा न करके एक क्रांति किया जाए और हम मार्क्स के विचारों को जल्दी से लागू करने का कोशिश किया जाए जिससे हम समाजवाद की विचारधारा सफल हो, मार्क्स की विचारधारा जीवित रहे और मार्क्स के अनुयायी भी रहें और उनके विचार को कोई मिथ्या न कहे। तो ये हमारे लेनिन के विचार मार्क्स के विचारों को अक्षुण्ण रखने में, उसको व्यवहारिकता लाने में अभूतपूर्व योगदान रहा और उन्होंने एक सिद्धांत दिया और कहा कि साम्राज्यवाद की एक अंतिम अवस्था होगी और साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था आएगी और पूंजीवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद की जो अंतिम अवस्था है उसको उन्होंने कहा कि एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें पूंजीवाद जो है समाप्त हो जाएगा और उसका जगह पर पूंजीवादी साम्राज्यवाद के जगह पर एक समाजवाद की स्थापना होगी। आज हम यहीं तक अपने विचारों को समाप्त करते हैं, अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।